स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में SFD BMD के इस चैप्टर में। अब तक हम लोगों ने चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको देखा और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 4 में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा जो काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, बट उसको काफ़ी डेप्थ में और पूरे स्टेप के साथ एक्सप्लेन किया गया था। तो उससे हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी डेफिनेटली बढ़ी होगी और क्लैरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और डिफरेंट केसेस को कंसिडर करने के लिए हम लोग आज के इस वीडियो में जिसे कुछ फर्दर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिससे कि हमारी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगी और हम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। आज के वीडियो में कुछ और कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें कि लोड कंडीशंस थोड़ी टिपिकल होंगी, उनको बताया जाएगा और दो सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड एग्जांपल्स को भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप डेफिनेटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL of W per unit length acting over whole span L as shown below। तो ये एक बीम है। इसके पहले वाला बीम में क्या था कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा था, लेकिन इसमें UDL लग रहा है। ये भी कैंटिलीवर ही है। इसमें कहा जा रहा है कि एक सेक्शन x डिस्टेंस पे है, उस सेक्शन पे Vx और Mx हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शन निकालना। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर कैंटिलीवर बीम होगा तो सपोर्ट रिएक्शन निकालना ज्यादा नेसेसरी नहीं है अगर हम फ्री एंड से होके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा और इस तरफ से चलूंगा, इस तरफ से चलूंगा तो मुझे सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टेकिंग सेक्शन राइट ऑफ सी हैविंग फ्री एंड, यानी हमने इसको कट किया और ये वाला पोर्शन ले लिया जिसमें फ्री एंड हो, तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बी है, इस पोर्शन को हमने कट करके यहाँ दिखा दिया। मान लीजिए यहाँ Vx और Mx लग रहा है, ये लोड इंटेंसिटी W है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने खींच लिया। अब इस फोर्स का इक्विवेलेंट फोर्स हम लोग को लिखना होगा। जब भी UDL लगता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट लोड में, यानी सेम मैग्नीट्यूड का लोड जो कि इस पूरे सेक्शन में लगे और इसका पोजीशन, उस दोनों का जो इक्विवेलेंट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो इफ दिस इज W एंड दिस इज X, तो टोटल लोड कितना होगा, W इंटू X। और ये WX जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, तो x/2 पे करेगा। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि टोटल लोड इज WX। देखिए ये UDL से इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड में बदल दिया, तो लोड का क्वांटिटी हो गया WX और लोड का पोजीशन जो है x/2 हो गया, यहाँ से भी या यहाँ से भी। तो जब भी UDL होगा तो UDL में पहले हम लोग क्या करेंगे, x डिस्टेंस में उस UDL को ब्रेक करेंगे और उसके इक्विवेलेंट लोड को शो कर देंगे। तो इक्विवेलेंट फोर्स डायग्राम ऑफ एफबीडी। अब इसके बाद हम लोग को लिखना है Vx। अगर Vx लिखना है तो Vx के राइट साइड में कितने वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, Wx सिर्फ लोड लग रहा है और ये लोड कैसा है इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में, ऐसे डिसाइड कीजिए। लेफ्ट अप को याद रखिए, ठीक है। इस सेक्शन के ये क्या है, राइट है और डाउन है, राइट डाउन पॉजिटिव, या आपका जो कन्वेंशन था उससे भी पॉजिटिव हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। लेफ्ट अप को खाली याद रखोगे तो भी हो जाएगा। तो दिस इज राइट एंड डाउन, हम लोग लिख देंगे Vx इक्वल टू प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि ये राइट डाउन है तो ये प्लस हो गया, और WX, तो यही फोर्स यहाँ का शियर फोर्स हो गया। ठीक है, इस सेक्शन को शियर करने के लिए जो फोर्स होगा उसको हम लोग WX के बराबर करते हैं। और शियर फोर्स होता क्या है ये आप लोग जानते हैं। शियर फोर्स का नेचर क्या होता है, शियर फोर्स का नेचर जो है वो टेंजेंशियल फोर्स लगाना होता है और किसी भी सेक्शन को शियर करना होता है, यानी उस सेक्शन को उसके पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगा के अगर डिफॉर्म किया जाए तो उसको हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। शियर फोर्स एक्ट्स अलोंग द पैरेलल ऑफ सेक्शन। तो ये देखिए ये सारा जो फोर्स है ये सेक्शन के पैरेलल लग रहा है और ये सेक्शन को आपस में स्लाइड करने का कोशिश करेगा। तो इस सेक्शन को शियर करने के लिए WX फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण ये सेक्शन शियर कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे Mx, यानी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट Bm लिखना है हम लोगों को।
तो mx के लिए राइट साइड में जितने फोर्स हैं उन सब का मोमेंट ले लेना है। तो राइट साइड में फोर्स कितना है wx, और ये लग कहाँ रहा है x/2 पे। तो बताइए कि ये वाला जो है इसके कारण ये मोमेंट यहाँ पे कैसा होगा, हगिंग होगा, क्योंकि ये इस सेक्शन को नीचे ऐसे गिराएगा। तो टॉप फाइबर टेंशन में और बॉटम कंप्रेशन में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस wx इंटू x/2। देखिए माइनस हॉगिंग के लिए wx इंटू x/2। तो यहाँ का मोमेंट हो गया mx इक्वल टू माइनस wx²/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन में निकाल सकते हैं। तो अब मुझे अगर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ही खींचना है लेंथ के अक्रॉस, तो हम लोग कैसे खींच सकते हैं। हम लोग कुछ चेक करेंगे बीम में कि बीम में जो है कहीं डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है, कहीं कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, बीम का सेक्शन तो नहीं बदल रहा है, बीम में लोड जो है उसका नेचर तो एकाएक नहीं बदल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। अगर ऐसे जो पोर्शंस हैं वो अलग अलग होंगे तो हर पोर्शन के लिए अलग अलग हम लोग जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते हैं। तो इट इज डिसाइडेड दैट whether there is a change in loading condition, support condition within a beam or cross sectional properties, यानी प्रेजेंस ऑफ इंटरनल हिंज और नॉट। बीम में जो है वो सपोर्ट कंडीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बीम का जो लोडिंग कंडीशन है वो कैसा है, और बीम में इंटरनल हिंज या और भी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर है या नहीं। तो उन्हीं के आधार पे हम लोग एसएफडी और बीएमडी बना सकते हैं। अगर ये चेंजेस होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बीम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। यानी दो रीजन के बीच में अगर आपको दिखे कि सपोर्ट भी एकाएक बदल गया, या एक तरफ जो है यूडीएल लग रहा है और दूसरे तरफ यूडीएल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगने लगा, हम लोग क्या करेंगे, सारे सेक्शंस को अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे और हर सेक्शन के लिए एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे और उसके आधार पे हम लोग जो है एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप तभी समझेंगे जब एक एग्जाम्पल दिखाया जाएगा। तो ये वाला जो केस था इसमें लोडिंग कंडीशन एक ही था इस केस में, हाँ, और क्रॉस सेक्शन भी एक ही साइज का है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी भी नहीं बदल रहा है, यानी पतला और मोटा दोनों अलग अलग साइज का क्रॉस सेक्शन नहीं है, एक ही साइज का क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए लिखा है कि देयर इज नो चेंज ऑफ एनी प्रॉपर्टीज अलोंग द स्पैन ऑफ बीम। तो बीम के स्पैन के लोग कोई भी प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आ रहा है। तो Vx और Mx जो है वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इस पोर्शन में, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे Vx को हमने Wx लिख दिया और Mx को माइनस Wx²/2। तो ये जो है अब ये वाला नेचर इसका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, Vx इक्वल टू Wx। मान लीजिए ये देता हूँ, ये ग्राफ देता हूँ, मैंने इसको x पे कट किया, x पे लिखा कितना, Vx इक्वल टू Wx। अब मान लीजिए ये x को मैं थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पहुंचा देता हूँ, तो Vx कितना होता, मैं x को कम रखूं या ज्यादा रखूं, नेचर तो एक ही रहेगा, इक्वेशन सेम रहेगा, यानी b से a तक जाने में हमारा इक्वेशन सेम रहेगा। तो हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि b से a तक ये लिनियरली इंक्रीज करेगा। मान लो v फिक्स है, सॉरी w तो फिक्स है हमारा, x बदलेगा, x यहाँ पे कितना है 0, क्योंकि b से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो b पे x की वैल्यू 0 और a पे x की वैल्यू l है, बीच में l/2 होगा, l/3 होगा, यानी l को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे शियर फोर्स बढ़ता जाएगा। तो शियर फोर्स लीनियर फंक्शन है, यानी x का फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसा दिखेगा, लीनियर दिखेगा, और वो कैसा दिखेगा, b पे 0 दिखेगा और a पे मैक्सिमम दिखेगा, नहीं दिखेगा। यानी इस इक्वेशन के आधार पे हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाला इक्वेशन दिया, यहाँ पे देखिए b पे x की वैल्यू 0 है, तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, w इंटू 0, wx है ना शियर फोर्स, तो w इंटू 0 इक्वल टू 0, और यहाँ पे w इंटू l हो जाएगा, क्योंकि wx और x का मान यहाँ पे l है। अब इस दोनों को अगर हम मिला दें तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा, शियर फोर्स डायग्राम को बताएगा। तो दिस इज हाउ शियर फोर्स डायग्राम और कर्व ऑफ शियर फोर्स इज ड्रॉन फॉर एनी बीम, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ना तो इसका सेक्शन बदल रहा है ना लोडिंग बदल रहा है, यानी सारा चीज यूनिफॉर्म नेचर का है, इसलिए हम लोग एक ही इक्वेशन से इस पूरे डायग्राम पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही उसको एनालाइज करके कैसे लिखा गया है।
4 स्पैन बी है, यानी हम लोग क्योंकि बी से ए में हम लोग देख चुके हैं कि इसका नेचर नहीं बदलेगा, एक्स को वेरी करते जाएंगे, शियर फोर्स जो है बस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी से ए के बीच में जो इक्वेशन होगा वो Vx इक्वल टू WX वैलिड होगा, ठीक है। अब इंड बी पे x की वैल्यू 0 है, इसलिए Vb जो है W इंटू 0, इंड ए पे x की वैल्यू L है तो V इक्वल टू W इंटू L। तो यहाँ का ये SFD हो गया। इसी तरह अब हम लोग BMD खींचेंगे, तो BMD में भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए ये वाला जो BMD का इक्वेशन लिखा था, x हमारा इतना रहे या इससे और ज्यादा बढ़ जाए, ये वैल्यू तो वही आएगा। x अगर हम छोटा लें या बड़ा लें, हमारा WX² 2 ही होगा हर केस में, यानी x का पैराबोलिक इक्वेशन है। ये क्या था, x में लीनियर इक्वेशन था, ये x में पैराबोलिक है। तो इसका नेचर हम देखिए यहाँ पे लीनियर दिख रहा है और यहाँ पे पैराबोलिक दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें नेचर पता चल गया ग्राफ का कि ये नेचर है, एक ही नेचर है पूरे ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। b पे x की वैल्यू 0 तो MB इक्वल टू 0 और a पे x की वैल्यू L तो ये हो गया -WL² 2। तो हम लोग क्या करेंगे, a से b तक जो है b पे 0 लेंगे और a पे उसकी वैल्यू WL² 2 ले लेंगे। अब चूंकि ये निगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि ये -WL² 2 है तो यहाँ माइनस नहीं दिखाएंगे, साइन इज नॉट रिटेन, दैट इज -WL² 2 इज नॉट रिटेन। यहाँ पे -WL² 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं कि दिस इज माइनस साइन, माइनस ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है ना। तो ग्राफ में सिर्फ हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे और ग्राफ का जो नेचर होगा वो यहाँ पे प्लस या माइनस से हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे WL² 2 ले लिया और ये डाउनवर्ड कर दिया और यहाँ से एक पैराबोलिक इक्वेशन खींच दिया हम लोग। पैराबोलिक इक्वेशन इसका नेचर हो गया, तो इस तरह से हम लोग BMD खींच सकते हैं। यहाँ पे शियर फोर्स क्या है, 0 है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा। देखो मिनिमम है यहाँ पे, हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज चलते हैं, निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से नहीं चलते। यहाँ पे क्या है, WL² 2 और यहाँ पे 0 है, 0 इज द मिनिमम। dm/dx अगर 0 हो गया तो वो क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा होता है। बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। चूंकि स्ट्रक्चर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर मान लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट निगेटिव आ गया, तब जो है वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉजिटिव है और मिनिमम भी पॉजिटिव है तो उस केस में मैक्सिमम के आधार पे हम लोग डिजाइन करेंगे। मिनिमम का मतलब क्या हो गया, अगर मिनिमम निगेटिव हो गया, ठीक है, तो हॉगिंग में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई, नहीं है। मान लो -20 अगर आ गया किसी पॉइंट का मोमेंट और किसी पॉइंट पे +15 आ गया, तो हम लोग -20 के लिए भी डिजाइन करेंगे और +15 के लिए भी करेंगे। अगर मान लो किसी बीम में मैक्सिमम मोमेंट 20 है और मिनिमम 10 है, तो 20 के लिए अगर डिजाइन करेंगे तो पूरा बीम सेफ हो जाएगा, क्योंकि पूरे बीम में एक ही नेचर है, पूरा बीम पॉजिटिव मोमेंट उसमें एक्ट हो रहा है। लेकिन अगर दोनों नेचर का मोमेंट है तो दोनों के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, ना तो उसमें टूटे और ना ही इसमें टूटे। इसीलिए मैक्सिमम भी इम्पोर्टेंट है और मिनिमम मोमेंट भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मोमेंट का वैल्यू मिनिमम है, 0 है, या अगर आप साइन कन्वेंशन वाइज देखें तो इसको आप अगर -WL² 2 मिनिमम मानते हैं तो उसके आधार पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, ये रॉन्ग है, इधर B आप लोग लिखिए, इधर A लिखिए। जो डायग्राम है, डायग्राम में क्या है, ये B है और ये A है। देखिए मैंने लिखा भी है, B पे x इक्वल टू 0। जो वैल्यूज हैं वो करेक्ट हैं, बस नोटेशन मेरे से यहाँ पे गलत हो गया है। अब जो पहला क्वेश्चन था उसके लिए भी हम लोग SFD BMD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला केस में क्या आया था, Vx इक्वल टू P और Mx इक्वल टू -Px। देखिए यहाँ पहला केस, ये वाला जो पहला क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें Vx देखिए कितना आया है, Vx आया था P दोनों ही तरफ से और Mx आया था कितना, Mx आया था -Px, ठीक है। तो इसके आधार पे भी हम लोग इस सेक्शन का SFD और BMD ड्रॉ कर सकते हैं।
तो क्या करना होगा, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए ये सारा प्रोसेस करना होगा, यानी पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालना, फिर कोई सेक्शन x डिस्टेंस पे मान लेना, उस x डिस्टेंस पे लगने वाले सेक्शन के लिए Vx और Mx निकालना, ठीक है, और फिर ये जज करना कि ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, ठीक है। अगर पूरे स्पैन के लिए वैलिड है Vx और Mx का, तो हम लोग पूरे स्पैन पे वही इक्वेशन से ग्राफ खींच देंगे। लेकिन अगर लगेगा कि ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर पार्ट में वैलिड है और 2 या 3 अलग अलग पार्ट को अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा, तो हम लोग हर पार्ट को अलग अलग एनालाइज करेंगे और उसके आधार पे हम लोग फिर से अलग अलग पोर्शन का ग्राफ खींच के उनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एसएफडी बीएमडी खींच सकते हैं। आगे के एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिए Vx इक्वल टू P। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे P इंटू एक्स हो जाता तो लीनियरली वेरिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे Vx कांस्टेंट है, यानी B से A की तरफ जाएंगे तो शियर फोर्स का वैल्यू बदलेगा नहीं, क्योंकि B पे ये लोड लग रहा है। अब इसके इधर भी जाएंगे तो उसके राइट साइड में सिर्फ P ही लग रहा है। हम लोग क्या लिखते हैं, शियर फोर्स इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेज आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन। मान लीजिए इसको हमने यहाँ कट किया, इसके भी राइट में सिर्फ P लग रहा है, यहाँ पे भी कट किया तो इसके भी राइट में सिर्फ एक ही फोर्स P लग रहा है। यानी इस अगर हम कहीं भी कट करते हैं इस सेक्शन को तो उसके राइट में एक ही फोर्स लग रहा है, इसलिए हर पोजीशन पे शियर फोर्स की वैल्यू P ही होगी। तो देखिए इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, B पे भी यहाँ पे फोर्स P लग रहा है और A के जस्ट पहले भी वैल्यू जो है वो P ही रहेगा। यानी यहाँ भी अगर हम कट करेंगे और इसके राइट के पोर्शन को लेंगे तो ये वैल्यू P रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है हमारा कांस्टेंट लिख गया। और इसमें देखिए मोमेंट में ये है -px और x हमारा वेरी कहाँ से कर रहा है, B से A की तरफ। तो देखिए लिखा भी है मैंने, एंड B पे x का वैल्यू 0 और एंड A पे x का वैल्यू L। तो एंड B पे VB बराबर P और VA बराबर P। एंड B पे MB बराबर कितना हो जाएगा, -P इंटू 0। तो ये MB बराबर 0 और MA कितना हो जाएगा, -PL हो जाएगा, क्योंकि A पे x इक्वल टू L है तो ये -PL हो गया। तो यानी 0 से -PL तक ये कर्व वेरी करेगा BMD का। यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे PL होगा। माइनस यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इसका निगेटिव साइन दिखा देंगे और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट द BMD एंड SFD, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है SFD विल बी कांस्टेंट फॉर स्ट्रेट लाइन, BMD विल बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टू -PL। ये वाला ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें देखिए मैंने क्या किया, लोड के कंडीशन को बदल दिया। ये एक कैंटिलीवर बीम है, इसके आधे पोर्शन में ही यूडीएल लग रहा है और आधे पोर्शन में अब फ्री एंड पे एक एक्सटर्नल फोर्स P लग रहा है, ठीक है। तो इस बीम में क्योंकि यूडीएल है, इसका सेक्शन सेम है, सेक्शनल प्रॉपर्टीज जो है या ज्योमेट्री इस बीम का सेम है, ये फिक्स एंड है। तो यहाँ पे अब चूंकि लोडिंग कंडीशन बदल रहा है, AC के लिए अलग है और BC के लिए अलग है, तो हम लोग यहाँ पे अब इस पोर्शन को अलग एनालाइज करेंगे और इस पोर्शन को अलग एनालाइज करेंगे। इसके अलावा जो ये वाला सवाल था, ये पहले वाला सवाल, इसमें देखिए पूरे बीम में लोडिंग कंडीशन 1 था, तो हम लोग सिर्फ एक पोर्शन को कंसिडर किए और एक ही पोर्शन के लिए जो इक्वेशन लिखा उसी के आधार पे पूरे बीम का हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम अगर कहेंगे कि हम सिर्फ इस पोर्शन को एनालाइज कर देंगे और पूरे पोर्शन का SFD BMD सिर्फ इसके बेसिस पे डिसाइड कर दें, तो दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग दोनों पोर्शन को अलग अलग एनालाइज करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इस पूरे पोर्शन, इस ABC में से 2 पार्ट कर दिया, AC और BC, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे भी फ्री एंड से होके चलेंगे तो हम लोग को सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैंटिलीवर है और कैंटिलीवर में फ्री एंड के साइड से हम लोग को चलने में बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से कोई भी सेक्शन अगर काटेंगे तो फ्री एंड के साइड को कंसीडर करते हुए उसको काटेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले BC को एनालाइज करने का कोशिश किया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन D ले लिया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम B। देखिए ये पूरा बीम है, मैं सिर्फ BC को यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ। तो BC को जब कंसीडर करूंगा तो मैंने क्या किया,
बी से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन डी ले लिया, और यहाँ पे कट कर दिया। तो अब ये जो हमारा सेक्शन है वो बी और डी हो गया। बीसी का एक पार्ट ले लिया। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये फोर्स लग रहा है, इस पोर्शन को मैंने ले लिया। अब बीसी में यहाँ मैं कट करूं या यहाँ कट करूं या यहाँ कट करूं, कोई अंतर पड़ रहा है? बीसी में कहीं भी कट कर दूं, यहाँ नजदीक में कर दूं या दूर कर दूं या यहाँ कर दूं, एक्स का डिस्टेंस कहीं भी रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। बीसी के लिए तो अब ठीक है, एक्स कहीं भी रख सकते हैं, तो हमने एक्स अपने मन से कोई भी डिस्टेंस ये लेके कट कर दिया। अब इस पोर्शन पे वी एक्स और एम एक्स हम लोग लिखेंगे, और ये जो वी एक्स एम एक्स होगा ये नेचर सी से बी के बीच के बेंडिंग मोमेंट के नेचर को शो करेगा, इस वी एक्स और एम एक्स का इक्वेशन, ठीक है। और जो सी ए के बीच का पोर्शन होगा उसका एम एक्स और वी एक्स का इक्वेशन अलग हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे इस पोर्शन के लिए वी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एक्स इज द सम ऑफ algebraic sum of all vertical forces acting at right of this section। इस सेक्शन के राइट में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्या है, राइट और डाउन है। राइट डाउन है, राइट डाउन इज कॉल्ड पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी एक्स इज प्लस पी, राइट डाउन। और वी एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू पी है। एम एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, mx जो होगा वो इस सेक्शन का mx जो होगा, इसके इधर के जितने भी फोर्स या मोमेंट्स होंगे उन सब के कारण जो मोमेंट लगेगा उनका सम होगा। तो इस x डिस्टेंस पे इस लोड p के कारण कितना मोमेंट लगेगा, p इंटू एक्स, और ये लोड क्या करेगा, इस पोर्शन को ऐसे रिफ्लेक्ट करके होगा, तो दिस इज माइनस पी एक्स। तो यहाँ पे हमने माइनस पी एक्स लिख के हॉगिंग लिख दिया। तो देखिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि p इंटू एक्स के लीनियर इक्वेशन में है। तो बी एक्स और एम एक्स हम लोग को मिल गया, यानी इसका नेचर पता चल गया कि बी और सी के बीच में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से लिखेंगे, इक्वेशन तो यही रहेगा, बी पे एक्स की वैल्यू 0 है। हम लोग दोनों एंड को एक बार लिख देते हैं, ठीक है। बी पे और सी पे अगर डिसाइड कर रहे हैं तो बी को कैलकुलेट कर देंगे और सी को कर देंगे, और जो नेचर आया है इस इक्वेशन का वैसा उस दोनों के बीच में हम लोग ड्रॉ कर देंगे कर्व को। तो b पे x की वैल्यू 0, इसलिए vx p हो गया, और mb जो है वो यहाँ पे 0 हो गया। अब c पे देखिए, c पे x इक्वल टू कितना होगा, इस c पे इस x का वैल्यू कितना होगा, l/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा l है। तो c पे x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, l/2। तो c पे x की वैल्यू l/2 होगी, यानी x 0 से l/2 तक वेरी कर रहा है। इस केस के लिए जो हमने BC माना है उसमें x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l/2। तो 0 पे हम लोग लिख लिया और l/2 पे लिख लेंगे, तो BC का वैल्यू भी p हो जाएगा और MC का वैल्यू हो जाएगा -PL/2। तो C पे मोमेंट हो गया -PL/2 और B पे मोमेंट हो गया 0। इसको हम लोग दिखा देंगे ड्राइंग में। आगे देखिए जो ड्राइंग बनी है उसमें हम दिखाएंगे। देखिए सिर्फ अभी BC को मैं दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं दिखा रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ इतने को कंसिडर कीजिए और इतने को कंसिडर कीजिए। ये शियर फोर्स डायग्राम है, B पे इसकी वैल्यू P, C पे भी इसकी वैल्यू P, और दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव दिखा दिया। और ये कर्व जो है कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ भी P है और यहाँ भी P है। इस पोर्शन में देखिए ये 0 है और यहाँ -PL/2 था, -PL/2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, निगेटिव डायरेक्शन में दिखा दिया, 0 से लेके PL/2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारा BC के बीच का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब चलिए हम लोग, तो ये स्पैन BC को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब स्पैन AC की बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसको कट करके सिर्फ इधर का पोर्शन लेते हैं तो ये वाला पोर्शन कोई भी पिक्चर में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ राइट को कंसिडर कर रहे हैं, लेफ्ट को करते तो इधर वाला करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, AC के पोर्शन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग इसको कट कर देंगे। अब AC है तो फिर यहाँ भी अब C से हम लोग डिस्टेंस x ले लिए हैं, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 0 से लेके l/2 तक। इसके लिए भी x क्या है, C हम लोग AC में
x कहाँ से कहाँ तक ले सकते थे, x कहीं भी, या तो यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, या यहाँ ले सकते थे। तो x यानी 0 से लेके L/2 तक कहीं भी वेरी कर सकता है। हमने एक सेक्शन यहाँ पे E कट कर लिया, D पहले कट किया था बीच में इधर, अब की बार E कट कर लिया है, और E के लेफ्ट के पोर्शन को या राइट के पोर्शन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैंटिलीवर बीम को डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे पोर्शन को अपने साथ रखिए जिसमें फ्री इंड हो। तो देखिए यहाँ पे इसके राइट साइड में फ्री इंड है, तो हम लोग लेफ्ट साइड वाले को नहीं लेंगे, राइट साइड वाले को लेके चलेंगे। तो राइट साइड वाले को लेके चलेंगे तो अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये कटा हुआ पोर्शन यहाँ पे इतना, देखिए मैंने उतना ही बड़ा लेंथ दिखा है जितना काटा है। तो ये वाला EC हो गया, और C के बाद ये B वाला पोर्शन हो गया। तो अब मैं इसके राइट के पोर्शन को लूंगा और पूरा ही लूंगा। हमारा x जो है C से कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि वी आर ओनली एनालाइजिंग पोर्शन AC। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग एनालाइज AC को कर रहे हैं, डायग्राम सिर्फ A और C के बीच का बनेगा, लेकिन फोर्स जो है वो इसके राइट में जितने भी होंगे वो सब आएंगे। तो यहाँ पे फोर्स भले ही B और C के बीच का आ गया है, लेकिन ये अभी डिसाइड सिर्फ C से A के बीच के बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, और यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो कि जब AC को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये B वाला पोर्शन क्यों आ गया। क्योंकि इसके राइट में ये भी पोर्शन पड़ता है, तो इसके राइट के सारे फोर्स को कंसीडर करना है, इसलिए ये आएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ इस सेक्शन को अभी डिफाइन करते हैं, अभी अब बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप Vx लिखेंगे इस जगह पे, तो Vx कितना हो जाएगा, इसके राइट में जितने भी वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल फोर्स होंगे उनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए P है और W जो UDL है इसके कारण फोर्स लग रहा है, तो P जो है वो नीचे लग रहा है, यानी राइट और डाउन लग रहा है, इस सेक्शन के राइट साइड में है और डाउनवर्ड है, तो P क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हमने P को प्लस कर दिया। और देखिए ये UDL के कारण कितना लोड लगेगा टोटल इस सेक्शन से राइट साइड में, W इंटू एक्स के बराबर लोड लगेगा, और ये क्या है, ये भी राइट और डाउन ही है, तो यहाँ पे हमने W इंटू एक्स लिख दिया, ये भी राइट डाउन है, तो P प्लस WX जो है वो हमारा शियर फोर्स हो गया C से इधर के कोई भी पोर्शन के लिए। तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है, इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू बढ़ेगी तो WX बढ़ता जाएगा, P कांस्टेंट है लेकिन WX तो बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन जैसा यहाँ का इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब मोमेंट का इक्वेशन देखिए यहाँ पे, mx का, mx क्या होता है, सम ऑफ मोमेंट्स ड्यू टू ऑल फोर्सेज और ड्यू टू ऑल मोमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए mx में ये फोर्स P आएगा, P इंटू कितना होगा L/2 प्लस x हो जाएगा। ये फोर्स इस सेक्शन से कितने डिस्टेंस पे है, L/2 प्लस x डिस्टेंस पे, L/2 प्लस x इंटू P हो गया। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये हॉगिंग है या सैगिंग है। ये लोड क्या करेगा, इस सेक्शन को इस तरह बेंड करेगा, इस तरह बेंड करेगा, यानी हॉगिंग है, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, यानी माइनस P इंटू L/2 प्लस x। अब ये WX जो लोड लग रहा है उसके कारण भी इस पोर्शन पे मोमेंट लगेगा, तो WX का इक्विवेलेंट लोड कितना होगा, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, इस WX को तोड़ के हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये x/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो WX इंटू x/2 ये मोमेंट लगेगा इस सेक्शन पे। और ये फोर्स भी क्या करेगा, हॉगिंग मोमेंट लगाएगा, यहाँ इस सेक्शन को नीचे ऐसे बेंड करना चाहेगा, तो इसके कारण हो जाएगा माइनस, यानी निगेटिव मोमेंट हो गया, तो माइनस WX इंटू x/2। तो ये आपका इक्वेशन जो है इस तरह से आ गया, माइनस PL/2 माइनस PX माइनस WX²/2। इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, क्योंकि x² का टर्म है, डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ, इसको हमने रिजल्टेंट फोर्स डायग्राम दिखा दिया। तो अब हमारा ये वाला इक्वेशन, Vx का ये इक्वेशन और Mx का ये इक्वेशन, ये किस पोर्शन के लिए कंसीडर होगा, सिर्फ A से C के बीच के लिए। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में एक बार C का x डालेंगे और एक बार A का x डालेंगे। तो C पे x कितना है, अगर हम AC को कंसीडर कर रहे हैं, C पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है,
तो इस इक्वेशन में हम लोग 0 पुट करेंगे, तो P प्लस 0 हो जाएगा, यानी C पे वैल्यू P हो गई, और M एट C क्या हो जाएगा माइनस PL, और जहां जहां x है वहां वहां 0 हो जाएगा, तो माइनस PL प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस PL/2। तो M एट C इज इक्वल टू माइनस PL/2। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A पे x की वैल्यू कितनी होगी, इस जगह पे x की वैल्यू कितनी होगी, ये x वेरी करके यहाँ पे पहुंचेगा, तो x का मान हो जाएगा L/2 के बराबर। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, L/2 पुट करेंगे, तो हो जाएगा P प्लस W L/2, यहाँ पे हो गया P प्लस W L/2, और इस इक्वेशन में भी हम लोग x के बदले L/2 पुट करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन मिल गया माइनस PL माइनस WL²/8। तो हमारा दोनों ही पोर्शन एनालाइज हो गया है, दोनों पोर्शन के जो एंड्स हैं, यानी इस बीम में B पे भी मोमेंट हमको पता चल गया, C पे भी पता चल गया, और A पे भी पता चल गया। B से C के बीच में नेचर क्या है वो भी पता चल गया, C से A के बीच में क्या नेचर है वो भी पता चल गया। तो अब हम लोग कर्व खींच सकते हैं। कर्व खींचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब देखिए मैं पूरे ही बीम का कर्व यहाँ पे खींच के दिखा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बीम है और उसकी लोडिंग कंडीशन है उसको दिखा दी, ठीक है, ये सही तरीका होता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली उसी के नीचे उसको ड्रॉ करते हैं तो सामने वाले को दिखता है कि आप जो है कौन से पोर्शन में या किस पोर्शन को किस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हैं, या ये आपको भी समझ में आता है, ड्राइंग इजी हो जाती है। तो देखिए B से C में B पे शियर फोर्स P आया था और C पे भी शियर फोर्स P आया था। और देखिए इस पोर्शन में अगर हम AC को कंसीडर करें या BC को कंसीडर करें, C इज द कॉमन पॉइंट, तो C पे शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट चाहे हम AC को कंसीडर करते हुए बनाए या BC को कंसीडर करते हुए बनाए, C पे B और M का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो देखिए C पे इस इक्वेशन से भी P और माइनस PL/2 आया था, और इस इक्वेशन से भी P और माइनस PL/2 आया था, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है A पे, वो कितनी आई है P प्लस WL/2, तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यानी पहले पेन से यहाँ पे P खींच दिया, पेन से P के बराबर ऊंचा कर दिया, और यहाँ पे P प्लस WL/2 के बराबर वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इसके बाद इसमें स्ट्रेट लाइन इसको मिला दिया, और यहाँ से यहाँ लीनियर है इसलिए स्ट्रेट लाइन से इसको भी मिला दिया। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया है, और दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए बीच में हमने प्लस लिख दिया है। अब मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है B पे मोमेंट आया था 0, C पे आया था माइनस PL/2, और A पे जो मोमेंट आया था वो ये आया था। देखिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है बगल में आपके हेल्प के लिए, VB इक्वल टू P, VC इक्वल टू P, VA इक्वल टू P प्लस WL/2। यहाँ भी मैंने सारे वैल्यूज लिख दिए हैं ताकि आपको फिर से उलटना नहीं पड़े। तो MA का वैल्यू कितना है, माइनस PL माइनस WL²/8। तो हमने माइनस साइन को निकाल दिया, क्योंकि ये डायग्राम में माइनस शो होता है, माइनस को निकाल दिया। यहाँ पे हमने PL प्लस WL²/8 को के बराबर लेंथ को ड्रॉ कर दिया है, और इससे इसके बीच में एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया। हाँ, ये पैराबोला जो है एग्जैक्टली सही नहीं बनेगा। जब आप कंप्यूटर से बनाएंगे तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो सही बन पाएगा इस इक्वेशन के मुताबिक। ये इक्वेशन के मुताबिक ग्राफ जो है उसको एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बनाया गया है, लेकिन आपको रफली एक नेचर दिखाना है कि ये पैराबोलिक है, ताकि रीडर को या जो भी आपके पेपर को चेक करें उनको पता चल जाए कि आपको ये समझ में आ गया है कि ये पैराबोलिक है। तो रफली एक पैराबोलिक शेप यहाँ बना दिया गया है, और एंड वैल्यूज जो है वो दिखा दिए, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में ये पैराबोलिकली वैरी करते हुए माइनस PL/2 से PL प्लस WL²/8 तक ये वैल्यू जो है इंक्रीज करके या डिक्रीज करके पहुंच गया। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पोर्शन को कंसिडर करते हुए अलग अलग एनालाइज करेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग SFD और BMD को बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ये सारा जो न्यूमेरिकल्स था वो कैंटिलीवर के लिए, आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिंपली सपोर्टेड के लिए हैं। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे कैंटिलीवर में हम लोग बच जाते हैं रिएक्शन निकालने से, अगर फ्री एंड के साइड से चलते हैं तो। हालांकि यहाँ पे रिएक्शन निकालना थोड़ा इजी होता है।
तो ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया है और बताया है कि कैसे करेंगे। इसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। स्टेप सबका एक ही है। स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सपोर्ट रिएक्शन निकालना। अगर कैंटिलीवर है तो सपोर्ट रिएक्शन से हम लोग बच सकते हैं, अगर फ्री एंड को लेके हम लोग चलते हैं तो। लेकिन उसके अलावा कोई भी केस होगा तो हम लोग को पहला काम क्या होगा? सपोर्ट रिएक्शन निकालना। दूसरा काम होगा हम लोग को ये देखना कि बीम जो है वो एक ही स्पैन को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो पूरा ही पता चल जाएगा, या फिर बीम को अलग अलग स्पैन में तोड़ के उसको एनालाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यानी बीम के सबसेक्शंस बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, तो ये डिसाइड करना है। वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि या तो बीम का क्रॉस सेक्शन में बदलाव आ जाए, यानी बीम जो है आधा बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, आधे बीम का अलग है, या आधे बीम का मोटाई अलग है और आधे बीम का मोटाई अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, बीम की प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाएगी। या फिर लोडिंग कंडीशन अगर अलग अलग हो रहा है, या सपोर्ट कंडीशन अलग अलग हो रहा है, बीच में भी अगर एक सपोर्ट आ गया, तो ऐसे केसेज में हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग एनालाइज करके बनाएंगे। तो ये दूसरी बात हो गई। अब अगर सब सेक्शंस अलग हो गए तो हर सेक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। हर सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एक कट लगाएंगे x डिस्टेंस पे, और उस सेक्शन के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? एंड कंडीशन जो है हम लोग उस इक्वेशन में लिखेंगे, और एंड कंडीशन के आधार पे हम लोग ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। कर्व का जो नेचर है उस सब सेक्शन में उसको डिसाइड करेंगे कि कांस्टेंट है या स्ट्रेट लाइन है या पैराबोलिक है। तो ये सारी चीजें अगर डिसाइड करते हैं तो हमारा एसएफडी और बीएमडी आराम से खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये सारे वैल्यूज खींचे गए हैं, और ये सारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। जैसे अगर बीम के मिड स्पैन पे, सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पैन पे अगर लोड लगता है तो उसका जो मैक्सिमम मोमेंट है वो मिड स्पैन पे होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम से कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। देखिए एकाएक क्या है, यहाँ शियर फोर्स बहुत ज्यादा है, ऊपर पॉजिटिव है, इस पॉइंट के जस्ट इधर पॉजिटिव है, इस पॉइंट के जस्ट इधर निगेटिव है। यानी एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब ये अपना पॉजिटिव से निगेटिव में जाते हुए में ये एक बार जीरो पे टच किया होगा। यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम मिलनी चाहिए। हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किए हैं, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, वो चीज वेरीफाई हो रहा है यहाँ से। अगर हम लोग यूडीएल लगाते हैं तो यूडीएल के केस में देखिए शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बनता है। तो यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो गया, तो देखिए फिर से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो गई। यानी दोनों ही चीजें हमारे लिए वेरीफाई हो गई। यहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन बदल रहा है और यहाँ पे शियर फोर्स 0 है, तो इन दोनों के कारण इस जगह पे मैक्सिमम मोमेंट आप लोगों को मिलता है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर बीम सिंपली सपोर्टेड हो तो मिड स्पैन पे WL²/8 जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और एंड पे WL/2 ये शियर फोर्स लगेगा। तो इन सबको आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आई होप कि इतने ही क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा और बाकी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट वीडियो के बाद आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ और न्यूमेरिकल्स की बात की, उनके सॉल्यूशंस को देखा, और अलग अलग कंडीशंस में हम किस तरह से अपना डिसीजन लेंगे उन सब चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश की। जैसे कि बताया गया कि अगर लोड कंडीशंस चेंज हो जाएंगे या बीम का क्रॉस सेक्शन वगैरह वेरी हो जाएगा तो कैसे हम लोग सब सेक्शंस में एक बीम को डिवाइड करके उन सब सेक्शंस को एनालाइज करके एसएफडी और बीएमडी उनकी ड्रॉ कर सकते हैं। तो काफ़ी एग्जांपल्स आप लोगों को बताए गए इस वीडियो में, और इससे डेफिनेटली आप लोगों को फर्दर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे एसएफडी बीएमडी के उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।